नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। देश के कई राज्यों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ये मानसून की बारिश है, इसलिए कई जगहों पर बारिश तेज़ भी है, लेकिन बहुत सारी जगहों में हादसे भी हो रहे हैं और इन हादसों में लोगों की जान भी गई है। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 3 जगहों की तस्वीर है, एक सागर, एक रीवा की, 2 जगहों की, और एक हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर और करगिल की तस्वीर, यानी कि जम्मू कश्मीर की, जहां पर बादल फटने की घटना हुई है और उसके बाद से जो करगिल और श्रीनगर का मार्ग है वो बंद हो गया है। तो मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में पुराने मकान की दीवार गिर गई है बारिश की वजह से, जिससे 9 बच्चों की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश के ही रीवा में एक हादसा हुआ है, यहाँ स्कूल की दीवार गिर गई जिससे 4 बच्चों की जान चली गई है। ये तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने के बाद श्रीनगर और करगिल मार्ग पर जो आवाजाही है, जो ट्रैफिक है, वो प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश है। सागर जिले के शाहपुर इलाके में रविवार सुबह बारिश की वजह से 50 साल पुराने मकान की दीवार गिर गई, जिसमें 9 बच्चों की जान चली गई है। 4 घायल हुए हैं, इनमें से ज़्यादातर 10 से 14 साल के बच्चे हैं। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी के अशोकनगर ज़िले में रविवार को जल स्तर बढ़ने के कारण महारानी लक्ष्मीबाई बांध के 12 गेट खोले गए हैं। यूपी एमपी हाईवे बंद है। राज्य में 58% यानी कि 21.6 इंच बारिश हो चुकी है। ये सामान्य से 2.6 इंच ज़्यादा है। राजस्थान में मॉनसून में अब तक 21% ज़्यादा बारिश हुई है। राज्य में आमतौर पर 1 जून से 3 अगस्त तक 231.3 मिलीमीटर औसत बरसात होती है, लेकिन इस सीज़न में अब तक 280.6 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। और मध्य प्रदेश के रीवा में एक स्कूल की दीवार गिर गई, जिससे एक बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे में 4 बच्चों की जान गई है। इसमें एक बच्चा घायल बताया जा रहा है। ये हादसा तब हुआ है जब बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे। मृतक बच्चों के परिजनों को जिला प्रशासन ने 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये घटना गढ़ कस्बे के निजी स्कूल सन ऋषि पब्लिक स्कूल के पास की बताई जा रही है। जो बच्चे मारे गए हैं उनकी पहचान भी हुई है। बहुत कम उम्र के बच्चे हैं ये। 5 साल की अंकिता गुप्ता, 7 साल की मान्या गुप्ता और 5 साल के ही सिद्धार्थ गुप्ता, 5 साल के अनुज प्रजापति के रूप में इनकी पहचान हुई है। इस घटना की जांच चल रही है। जो एबंडेंट प्रकार का एक प्लॉट दिख रहा है खाली छोड़ा हुआ, उसकी दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे और एक जो बच्चों को लेने के लिए उनके परिवार की कोई गार्जियन आई हुई थी, वो दब गई थी। तो इसमें जब बच्चों को सबको बाहर निकाला गया तो इसमें 4 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक बच्चा जो घायल था उनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। तो इस तरीके की घटना है। हम लोग ये कारणों का पता लगा रहे हैं कि ये जो दीवार अब बची हुई है पहले तो वो हट जाए, ताकि बरसात का समय है, ऐसी जो क्लियर साइट को क्लियर कर दें। बाकी और चीज़ें जो हैं जांच में और स्पष्ट होंगी। मध्य प्रदेश सरकार जो बच्चे नहीं रहे उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। और एक बच्चे के भी तो संजय गांधी अस्पताल में एक बच्ची का इलाज चल रहा है। सरकार हर संभव मदद देने के लिए और भी प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में ये हादसा एक के बाद एक हुआ कई 2 जगहों पे। और अब आगे बात करते हैं पहाड़ों की, जैसे उत्तराखंड है या हिमाचल है, वहाँ पे भी काफ़ी बारिश हो रही है। बारिश इस मौसम में होनी ही है, लेकिन हम यानी कि जो शहरी व्यवस्था है, हम तैयार नहीं हैं कि इस बारिश को से हमारे शहर जो हैं वो कैसे जूझें। तो उससे एक के बाद एक तबाही सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में भी बादल फटने की खबर आई है और जानकारी के मुताबिक चेरवान कंगन इलाके में बादल फटने के बाद श्रीनगर और करगिल मार्ग जो है वहाँ पर रुकावट आ गई है। सड़क को साफ करने का काम चल रहा है। लोगों को ये सलाह दी गई है कि वो इस रोड से यात्रा नहीं करें। ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।
राजमार्ग के बंद होने से कश्मीर घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से कट गई है। आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट। जी, रात को ये बादल फटने की वजह से फ्लैश फ्लड्स आ गए, उसके साथ बड़ी तरह में स्लैश मड बोल्डर्स आए, जिसने फसलों को काफी तबाही मचाई, घरों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा जो सड़कों पे थे, और श्रीनगर लद्दाख जो हाईवे है वो भी ब्लॉक हो गई। उसका रेस्टोरेशन का काम जारी है। तो श्रीनगर कारगिल का जो रास्ता है सोनमर्ग का वो बंद है, और इस रास्ते के बंद होने से जाहिर सी बात है अमरनाथ यात्रा पे भी असर पड़ता है, क्योंकि इसी रास्ते से आप बालताल बेस कैंप पहुंचते हैं या वहां से वापस आके श्रीनगर और जम्मू मुल्क के दूसरे हिस्सों में जा सकते हैं। तो न सिर्फ ये रास्ता है श्रीनगर जम्मू ये कारगिल के लिए अहम है, लद्दाख के लिए, बल्कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी। तो रात को जब ये बादल फटने की वजह से आप देख सकते हैं जो तस्वीरों में किस तरह बहुत ही ज्यादा स्लैश अपने साथ ये फ्लैश फ्लड्स लाए हैं। बादल फटने की वजह से घरों को नुकसान पहुंचा है, प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा है। लोग तो यहाँ बारिशों की दुआएं मांगते हैं कि कश्मीर घाटी में काफी देर से सूखा पड़ा है, बारिशें बहुत ही कम हुई है, लेकिन हुआ इस इलाके में जो कंगन का इलाका है गांधरबल जिले में बादल फटने की वजह से जो आप देख रहे हैं काफी तबाही हुई है। फिलहाल ये रोड बंद है। जो रेस्टोरेशन जो काम है वो जारी है, सुरक्षा फोर्सेस वहाँ है, एसडीआरएफ है, और जो मुकामी लोग हैं वो काम कर रहे हैं ताकि रोड खोला जाए और जितना जो नुकसान हो उसका भी तखमीना लगाया जाए कि कहीं किसी की मदद की जरूरत नहीं है। खुशकिस्मती की बात है कोई जानी नुकसान इस फ्लैश फ्लड या बादल फटने से नहीं हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में बादल फटने की वजह से करगिल और श्रीनगर जो हाईवे है वो रुक गया है, वहाँ पे आवाजाही रुक गई है। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी एक गांव से एक शव बरामद हुआ है और इसके साथ ही 3 जिलों में बादल फटने से आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी की। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम जो है वो इस वक्त राहत कार्य में, बचाव कार्य में जुटी हुई है। बादल फटने के बाद से 55 लोग अब भी यहाँ लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी, साथ साथ सीआईएसएफ, हिमाचल प्रदेश पुलिस और होमगार्ड की टीमों के 410 बचाव दल ड्रोन की मदद से तलाश कर रहे हैं लोगों की। 55 लोग लापता हैं। कुल्लू के निरमंड, सेंज और मलाना, मंडी के पधर और शिमला के रामपुर उपमंडल में 31 जुलाई की रात को बादल फटने की वजह से करीब 55 लोग, यहाँ पे जो जानकारी है उसके मुताबिक अब तक 55 लोगों के गुमशुदगी की खबर सामने आई है। कम से कम 700 करोड़ रुपए का अभी नुकसान हुआ है और 55 के करीब लोग लापता है, जिसमें कुछ डेड बॉडी रिकवर हो गई है। अभी क्योंकि डेड बॉडी में हमने युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है, हम चाहते हैं कि भविष्य में भगवान से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हिमाचल पर थोड़ा रहम कीजिए। और ये कहानी दिखा रहे हैं आपको शिमला ज़िले की। शिमला ज़िले के रामपुर में समेज गांव है, जहां पर बुधवार की आधी रात को बादल फटने की वजह से पूरा गांव तबाह हो गया है। 48 घंटे के बचाव अभियान के बाद भी 36 लोग यहां लापता हैं। एक ही परिवार के 16 सदस्य भी शामिल हैं। गांव से कुछ दूर एक महिला का घर ही सिर्फ यहां पर बचा है। पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया है। अभी तक लापता है, मेरे ख्याल 14-15 लोग तो वही है परिवार के। अब तक कोई पता नहीं, यहाँ तो कोई सुराग नहीं। समेज गांव के बुजुर्ग बख्शीराम भरे गले से और छलकती आंखों से ये बयान करते हैं कि कैसे उनके परिवार के 15-16 सदस्य बाढ़ में बह गए। ये गांव से बाहर थे तो बच गए। रात 2 बजे बाढ़ का पता चला। अब ये अपनों को तलाश रहे हैं कि कोई मिल जाए। हमारे लगभग यहाँ
मेरे आधे तो परिवार के सदस्य ही जो अभी तक लापता है। मेरे ख्याल 14-15 लोग तो वही है परिवार के। अब तक कोई पता नहीं, यहाँ तो कोई सुराग नहीं रखा, बिल्डिंग का सुराग नहीं रखा, कुछ नहीं, अभी तक कोई जानकारी नहीं है। समेज गांव में अनीता देवी का इकलौता घर बचा रहा। रात को धमाका हुआ तो इनका पूरा घर हिल गया। बाहर देखा तो पूरा गांव बह गया था। तो सोई थी मैं, मेरा घर हिला ऐसा बेड में, सीधे खड़ी उठ के मैंने देखा ये क्या हुआ। परिस्थिति देखी लाइट वाले आए और मैं बोलोगे राखी क्या हुआ, ये क्या हुआ, पता नहीं मम्मी क्या हुआ। बोला फिर रे मैं वहीं ऐसे रे मैं वहीं नहीं, फिर आए और मैं क्या हुआ तुम्हारे को क्यों आए, तो मैं वो आ रहे ऐसे ऐसे करके फिर टाई वाला खत्म किया। बोले बोरे मकान फिर वो दिन पानी पहुंच गया वहीं, फिर भाग गया हम ऊपर को टांगे निकले ऊपर गाँव में। हिमाचल सरकार लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी है। घटना के 48 घंटे बाद भी शिमला के रामपुर, कुल्लू के निरमंड और मंडी के पधर से अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं और 47 लोग लापता हैं। बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को और अन्य चीज़ों को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि 11 लोग जो फंसे हुए थे, हमारी रेस्क्यू टीम ने उनको इवैक्यूएट कर लिया सेफली। जो 60 हमारे जो घर हैं वो फुली डैमेज्ड हैं। दर्द है, जख्म भी है और तबाही भी। हिमाचल प्रदेश में आई तबाही सब कुछ बहाकर तो ले गई, साथ ही ऐसे जख्म भी छोड़ गई जो जिंदगी भर भुलाए नहीं जा सकते। शिमला से वीडी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और केरल के वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुई थी उसमें 373 लोगों की मौत हुई है। ये एक भयानक लैंडस्लाइड थी। इस भूस्खलन में 373 लोग मारे गए हैं और अलग अलग हादसों में घायलों की संख्या जो है वो 541 हो गई है। ये तमाम लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। करीब 100 घायल वायनाड, कोझिकोड और मल्लापुरम ज़िले के अस्पतालों में भर्ती हैं। अब भी यहाँ के बड़े इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है। केरल में वन विभाग के कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 6 आदिवासियों की जान बचाई है, जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। भूस्खलन से प्रभावित जंगलों में जीवन की तलाश करते हुए गुरुवार को अट्टमाला पहुंचे वन अधिकारियों को एक आदिवासी महिला अपने 1 साल के बच्चे के साथ मिली। माँ बेटे 3 दिन से भूखे थे। वन कर्मियों ने उन्हें खाना दिया। उसने कर्मियों को बताया कि उसके पति और 4 बच्चे ऊपर परमाला इलाके में थे। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन अधिकारी पहाड़ की चोटी पे गए और महिला के पति और 4 बच्चों को बचाकर सुरक्षित वापस लेकर आए। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस साहसी कार्य के लिए वन विभाग के कर्मियों की तारीफ की है। तो यहाँ पर एक पूरा परिवार बच गया। अब अगली खबर दिल्ली की। यहाँ पर जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका फरीदाबाद का है, उसमें एक एसयूवी चला रहे लड़के और एक ऑटो चालक की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल आरोपी की एसयूवी से ऑटो में थोड़ा सा वो ऑटो सट गई थी गाड़ी, जिससे उसकी एसयूवी में खरोच आ गई थी। इस बात पर झगड़ा हुआ। आरोपी ने भागने से पहले एक राहगीर को 500 रुपये दिए और कहा कि ऑटो घर छोड़ दे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा 32 साल का ऑटो चालक बंटी है, जो हाथ और पैर से दिव्यांग था, लेकिन अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए ऑटो चलाता था। गुरुवार रात को उसका ऑटो फरीदाबाद के नंगला चौक पर एक स्विफ्ट कार से टकरा गया, जिससे स्विफ्ट कार में हल्की खरोंच आ गई। इसी बात से नाराज स्विफ्ट कार सवार ने बंटी का 200 मीटर तक पीछा किया, फिर जमीन पर गिराकर लात और घूंसों से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक बंटी लगातार रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन आरोपी उसे लगातार लात और घूंसे मारता रहा। यही नहीं, आरोपी ने भागने के पहले एक राहगीर को 500 रुपये दिए और ये कहा कि ये ऑटो लेकर वो उसके घर आए। इसके बाद राहगीर वो ऑटो लेकर आरोपी के घर छोड़ गया। बंटी की बहन नीरज के मुताबिक उसका भाई अपने परिवार के साथ 3 दिन पहले ही फरीदाबाद आया था। वो एक हाथ और पैर से दिव्यांग था। उसके 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बेटी जानवी 5 साल की,
दूसरे नंबर की बेटी पल्लवी 3 साल की और सबसे छोटा बेटा तनुज 1 साल का है। बंटी की पत्नी प्रियंका पूरी तरह से मूक बाधिर हैं और 7 महीने की गर्भवती भी हैं। बंटी परिवार में अकेला कमाने वाला था। खाली स्क्रैच लगी है बस खाली सी, उसने उसके बजाय उसने उसको मार दिया जान से। भाई पैर हाथ से दिव्यांग थे? हाँ जी, पैर से भी विकलांग था और हाथ से भी था। वाइफ भी उनकी गूंगी है? वाइफ भी उसकी गूंगी है, बोलती नहीं है। 3 बच्चे हैं उसके, चौथा होने वाला है। पुलिस ने 19 साल के आरोपी रोहित को शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। उसकी स्विफ्ट कार और मृतक का ऑटो भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी नंगला गांव का रहने वाला है। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हमारे पास में कल 172 ERB से मार्फत हमें सूचना मिली थी, तो कल हमने इस पर FIR लॉन्च कर दी है। तफ्तीश जारी है और आज इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। इसकी शनाख्त करवा दी गई है। एक छोटी सी बात को लेकर बात इस कदर बढ़ गई कि न सिर्फ बंटी की मौत हुई बल्कि उसका पूरा परिवार तहस नहस हो गया, क्योंकि 5 लोगों के परिवार में कमाने वाला केवल वही था। फरीदाबाद से अपने सहयोगी विनोद मित्तल और कैमरामैन स्टीफन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज आरक्षण में कोटा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। मायावती ने कहा है कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने SC/ST के पक्ष को ठीक से नहीं रखा, इसलिए केंद्र सरकार इसी सत्र में कानून लेकर आए ताकि आरक्षण में छेड़छाड़ की गुंजाइश न रहे। साथ ही मायावती ने कहा कि आरक्षण को न्यायपालिका के जरिए खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है और इसमें केंद्र सरकार और कांग्रेस साथ है। मायावती ने SC/ST समुदाय से अपील करके कहा है कि ये आपात स्थिति है और आप सबको एकजुट हो जाना चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पुनः उप वर्गीकृत सब क्लासिफिकेशन अर्थात सब क्लासिफिकेशन किए जाने को मान्यता प्रदान की गई है, जिसको लेकर और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। उनसे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में पारित इस आदेश के अनुसार अब राज्य सरकारें अनुसूचित जाति व जनजाति की सूची के भीतर आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण अर्थात नई सूची बना सकेंगी, जिससे फिर अनेकों समस्याएं उत्पन्न होंगी। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय से 20 वर्ष पूर्व दिया गया निर्णय, जो सन 2004 में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में दिया गया था, तो उसको पलट दिया है, जिसमें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर किए जाने वाले वर्गीकरण को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। और ये भी कहा गया था कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के भीतर उप वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे एक ही समरूप अर्थात समान वर्ग में आते हैं। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के बिल को मंजूरी दे दी है। वक्फ बोर्ड से किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने का अधिकार वापस होकर लिया जाएगा। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी गई है। अगले सप्ताह संसद में लाया जा सकता है ये बिल। संशोधनों के अनुसार जब वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति पर दावा करेगा उसका सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इसी तरह वक्फ की विवादित संपत्तियों का भी सत्यापन जरूरी होगा। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ की करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति 2013 में UPA सरकार ने वक्फ बोर्ड को
ज़्यादा अधिकार दिए थे। तो वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगाने की तैयारी हो रही है, तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या है ये वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का एक अधिनियम जो है वो 1954 में पारित हुआ था और 1995 में इसमें संशोधन भी किए गए थे। संशोधन में वक्फ के अधिकार बढ़ाए गए थे। वक्फ बोर्ड की 8.7 लाख से ज़्यादा संपत्तियां हैं और इनकी जो ज़मीन है वो 9.4 लाख में फैली है। वक्फ की संपत्ति होती क्या है ये आपको बताते हैं। जो शब्द वक्फ है वो अरबी भाषा के शब्द वकूफ़ा से बना है। इसका मतलब ये होता है कि ठहरना। इसमें ट्रस्ट या जायदाद जन कल्याण को समर्पित कर दिया जाता है। ये वो जायदाद या ज़मीन होती है जिसे कोई भी मुस्लिम दान करता है, वो वक्फ बोर्ड को वो दे सकता है। ये चल अचल दोनों की तरह की होती है। कोई भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है। वक्फ एक स्वैच्छिक कार्रवाई है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यानी कि कोई चाहे तो अपनी ज़मीन, अगर आपके पास कोई और लीगल एड ना हो या हो भी, तो आप अपनी ज़मीन किसी और काम के लिए देना चाहते हैं तो आप वक्फ को दे सकते हैं, जिसमें किसी तरह की और कार्रवाई उस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो एजुकेशन हो या किसी और चीज़ के लिए की जाए। तो इस तरह से लोग वक्फ को संपत्ति दान करते हैं। बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे कि ये, क्योंकि बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं और वो चैरिटी के लिए हैं। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। एक बार प्रस्ताव सामने आ जाए, उसको पढ़ लिया जाए क्या है, उसके बाद, क्योंकि अभी ये जानकारी सामने आई, तो एक बार ये सारी चीज़ें आ जाए कि उसमें क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, किन किन चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख उस करेगी। और आपको जानकारी दे दें कि अडानी ग्रुप ने बिहार में एक बड़ा निवेश किया है। अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट ने बिहार में करीब 1600 करोड़ की लागत का निवेश किया है और सीमेंट प्लांट में काम को शुरू कर दिया है। नवादा के वारसलीगंज में ये काम हो रहा है। अडानी ग्रुप के सीमेंट प्लांट में हज़ारों लोगों को रोज़गार इससे मिलेगा। बिहार के नवादा के वारसलीगंज में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अडानी ग्रुप के सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट का उद्घाटन किया। बिहार में नवादा के वारसलीगंज में इस प्लांट में 1600 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। अडानी ग्रुप, जो सीमेंट निर्माण में भारत की सबसे अग्रणी कंपनी है, उसने बिहार में अपना पहला बड़ा कदम रखा है। एसीसी सीमेंट और अंबुजा सीमेंट के बैनर तले ये 6 MTPA की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई है, जो कि बिहार में देश की किसी भी सीमेंट कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। एक्चुअली आज हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी था वारसलीगंज में। हमने वहाँ पर 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पर 6 मिलियन टन्स का ग्राइंडिंग यूनिट चालू किया है। सीमेंट सेक्टर में बिहार के लिए और भी प्रोजेक्ट्स लेके आ पा रहे हैं? प्लान कर रहे हैं हम, दूसरी एक लोकेशन भी स्काउटिंग कर रहे हैं,
So we are also looking at other locations. इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अदानी ग्रुप के एमडी और डायरेक्टर प्रणव अदानी को धन्यवाद देते हुए बिहार सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार चाहती है निवेश ऐसे क्षेत्र में हो जिससे सीधे तौर पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके मिलें। We are always there. We are there today in 24 states out of 28 states. So we are happy to invest wherever there is an opportunity. And Bihar is a very integral part of India, so why not? In fact, it's too late. I would say to all my industry friends that they should come and have a look over here. बिहार जो कि लंबे समय से प्राइवेट सेक्टर में बड़े निवेश की बाट जो रहा था, उसके लिए अदानी ग्रुप का निवेश बहुत अहम है। बिहार सरकार के इन्वेस्टमेंट समिट में आए निवेशकों में अदानी ग्रुप सबसे बड़े निवेशक के तौर पर शामिल था, जिसने 8,700 करोड़ के निवेश करने की बात की, जिसमें सीमेंट सेक्टर के अलावा लॉजिस्टिक्स और एग्रो इंडस्ट्री भी शामिल था। अदानी समूह ने जो वादे किए थे, उनमें से पहले वादे पर अब मोहर लग गई है। So all the sectors that we are available, that we are working in, we are happy to look at those sectors. And like I said in the Investor Summit in December 2023, we are in line with what we had promised. अदानी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणव अदानी ने ये भी बताया कि वो कहां-कहां निवेश कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स थे। एक तो CGD में हम लोग ने एक निवेशन गया और नालंदा में किया है। वी आर लुकिंग एट इवन लॉजिस्टिक्स, ICD. Besides that, any other opportunity that comes, we are happy to look at it from Bihar point of view. बिहार में अदानी ग्रुप के निवेश से ये उम्मीद जगी है कि अब और बड़े औद्योगिक घराने भी राज्य का रुख करेंगे, जिससे ये औद्योगिक मानचित्र बदलेगा। प्रभाकर कुमार, NDTV। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर शूटर मनु भाकर ने इतिहास रचा है। मनु और उनके कोच जसपाल राणा से खास बातचीत हमारे सहयोगी विमल मोहन ने की। तो मनु भाकर ने इतिहास रचा है पेरिस ओलंपिक्स में। 128 साल बाद पहली महिला बनी और बड़ी बात यह है कि अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और NDTV से मुझे जसपाल को बहुत पहले से जानने का, थोड़ा बहुत मनु को भी जानने का थोड़ा फ़ायदा मिला। वो पहला जो सेलिब्रेशन है, मैं इसको पहला मान रहा हूँ NDTV का। और आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आप दोनों बहुत ही ख़ास हैं, न सिर्फ हमारे लिए, NDTV के लिए, पूरे देश के लिए। और बहुत बड़ी कामयाबी है जसपाल। और आपको मनु को देख कर मुझे लग रहा है ये भी सिंक नहीं हुआ, लेकिन आप जब हिंदुस्तान पहुँचेंगे तो शायद पता चलेगा कि कितनी बड़ी कामयाबी है। और मनु, सबसे पहले हम आपकी शूटिंग हमने देखी, बहुत सारी बातें हम लोगों ने की है। हम वहाँ से शुरू करते हैं कि आपने फ़ोन किया जसपाल सर को, ठीक है, और आपने फाइंड आउट किया। दोनों तरफ था कि मतलब गुरु चेले को मिस कर रहा है, चेला गुरु को मिस कर रहा है, लेकिन क्या था, क्या वजह थी? मैं थोड़ी बहुत स्टोरी आपके घर से जानता हूँ, बट यू शुड एक्सप्लेन। सर, आई थिंक वजह जानने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज मैटर क्या मैटर यही करता है कि हम साथ में हैं। और आई थिंक वही मेरे लिए ब्लेसिंग है। और क्या वजह है क्या नहीं, आई थिंक मोस्टली यही है कि शूटिंग में जब उनके साथ थी तो मैं काफ़ी खुश थी, और जैसे वो ब्रेक आया उस समय थोड़ा लगता था कि मन नहीं कर रहा शूटिंग करने का। सो जब वापस बाद में दोबारा चालू किया तो उसके बाद वापस से वो नेचुरल जो मेरा तरीका है शूटिंग का वो वापस आने लग गया। एग्जैक्टली यही सर जसपाल सर, आपसे भी बातचीत हुई, आपको भी था कि मनु जैसा स्टूडेंट आपके पास, अर्जुन मिस कर रहे हैं करके, और इन्होंने आपको ढूंढा। ये इंडियन शूटिंग के लिए बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है। वो जीतना तो एक प्रोसेस है, अब वहाँ तक आप ले आए। देखिए, हर चीज़ टाइम के हिसाब से होती है, और जैसे मनु में बताया कि वो इम्पोर्टेंट नहीं कि कैसे क्या हुआ, बट इम्पोर्टेंट ये था कि सब कुछ प्रॉब्लम होने के बावजूद हम साथ आए। उसके बाद हम जितनी भी हमने मेहनत करी, आज अगर हम यहाँ बैठ के बात करें तो एक हिस्ट्री क्रिएट करने के बाद बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें जिसने गलत किया, जिसने सही किया, सब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से इन्वॉल्व रहें। गलत इसलिए बोल रहा हूँ कि कई चीज़ें होती हैं जो कईयों को नहीं समझ में आती है, और वो उस चीज़ का
सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन उन सब के बावजूद भी जब हम उन चीज़ों को स्ट्रगल करते रहे, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहे, उसके बावजूद हमने कभी ये नहीं किया कि ट्रेनिंग में कोई मतलब कोई भी डिले हुआ या कोई भी परेशानी आई, ट्रेनिंग हम करते रहे। तो वो प्रॉब्लम्स भी हमको एक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाती चली गई। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान आप भगवान से मांगते हो कि मुझे मजबूत बना दो, तो भगवान क्या करता है, कोई आके थोड़ा ना मजबूत बना देगा, आपको प्रॉब्लम देगा, आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती है, तब आप उससे आगे निकलते हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं काम आती है और आज आपके सामने रिजल्ट है। मनु, जसपाल के बारे में भी आपने बहुत बातें की हैं पूरी मीडिया में, लेकिन अलग कोच हैं, स्ट्रिक्ट कोच हैं, क्या है इनमें, मतलब ऐसा गुरु मिलना? सर मतलब वो बहुत बैलेंस्ड हैं, equal amount of strictness, equal amount of liberty also, but when it comes to shooting I think वो काफ़ी he is very clear, बिल्कुल उनका नज़रिया बिल्कुल साफ़ है कि आपको ये करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप अपना मेडल दाव पे लगाना चाहती हैं तो आप मत करो, और अगर आप चाहते हो कि आप जीतो तो ये रूटीन है, ये आपको फॉलो करना चाहिए, और नहीं करोगे तो आपका नुकसान है। तो मतलब ही इज़ वेरी क्लियर एंड ही मेक्स इट वेरी स्ट्रिक्टली, ही मेक्स इट वेरी क्लियर कि आपको ये करना चाहिए, मतलब यू डू इट। समटाइम्स जब मतलब तालमेल तो हमारा अच्छा ही है, जैसे कई बारी मैं मान नहीं रही हूँ बात तो वो हड़का के भी बोल देते हैं कि जैसे मैंने आज खाना लेट खाया और उसके बाद जिम में नहीं कर पाई, मैं वर्कआउट नहीं कर पाई, तो वो बोलेंगे कि चाहे कितना ही लेट करो, चाहे सोने में लेट हो, चाहे कुछ भी हो, रूटीन में अगर वर्कआउट है तुम्हारे तो करना है, चाहे रात को 9 बजे ही क्यों ना कर रहे हो। अच्छा, ये पिछले 2-3 साल से जब से आप मिले, कितना घंटा, मतलब आवर्स के टर्म में, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यंग लॉर्ड जो है जसपाल हमारा जो तैयार हो रहा है, उनको पता होना चाहिए कि कितना घंटा करना पड़ता है, कितना स्ट्रिक्ट है रजीम आपका। रजीम तो आई थिंक काफ़ी शुरू से ही काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है, बट पहले इतना डिसिप्लिन नहीं था जो जितना अब स्पेशली पिछले 1 साल में अगर देखें तो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक का पूरा रूटीन बिल्कुल फिक्स रहता है, और उसकी प्लानिंग मैं कहूँगी अगर महीने नहीं तो 15-20 दिन पहले तक तो हो ही जाती है कि आपको मतलब इस समय उठना है, इस समय ये करना है मैच के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इन सिंक और डिसिप्लिन रूटीन है अब तो। और मैंने जसपाल सर से भी बात की, आप बार मुड़ के आज भी देख रही थी वहाँ पे जसपाल सर? जी बिल्कुल। क्या होता है, क्या आई कोऑर्डिनेशन क्या है, मतलब बात तो आप कर नहीं सकते हैं, कम से कम 20-25 मीटर दूर होते हैं, क्या आई कोऑर्डिनेशन होता है? भगवान तो बहुत दूर होता है। ये फिर से बोलना पड़ेगा आपको। नहीं, भगवान तो बहुत दूर होता है। हाँ। वहाँ कैसे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम तो इतने पास थे फिर भी। नहीं, एक आपने भगवान की बात की तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप मुझसे भी पहले जब भी मिलते हैं आप कहते हैं कि विमल अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो गीता का श्लोक देखो, वो मॉडर्न कॉनोटेशन, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन आपको पता है ना, उसमें वो जवाब मिल जाएगा आपको, आप कोशिश तो करो। मुझे तो अभी तक नहीं मिला है। नहीं, आपने ढूंढा नहीं। ये भी बात सही है, बिल्कुल। You have to be clear what you want in life. God will always give you whatever you deserve, not what you want. आपको डिजर्व बनना पड़ेगा सर। मनु, आप मेकअप करती हैं? कर लेते हैं कभी कभी। मनु वो मना कर देती है कि मैं नहीं बैठा होता यहाँ पे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं करती, जो है आपको दिख रहा है वो सच है, और ऐसे कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बट तो आप बॉलीवुड भी ट्रैक करती हैं किसी को? क्योंकि मैं आपका इंस्टा देख रहा था और आपने एक लिखा भी कि पीवी सिंधु को डिफेंड करने के लिए, तो आप इंस्टा, बाकी तो आपका कैरेक्टर सबने देखा हुआ है, बाइक चलाना, ट्रैक्टर चलाना, है ना, तो फॉलो करती है बॉलीवुड? आई थिंक कुछ लेजेंड्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो हमेशा ही लेजेंड्स रहेंगे, स्पेशली लाइक द बिगेस्ट स्टार इन इंडिया, अमिताभ बच्चन जी। उनके तो आई थिंक म्यूज़िक एंड ऑल, जो भी उनका म्यूज़िक भी है वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो आई थिंक सबसे ऊपर मेरे लिए वो हैं। बट मैं आई थिंक मूवीज़ कभी कभी जब टाइम मिलता है तो मैं देख लेती हूँ, वरना इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं देखूँ। बट स्पेसिफिक भी देखती हैं? कोई स्टार, मेल फीमेल कोई भी? आई थिंक आलिया भट्ट की कोई भी मूवी हो तो मैं थोड़ी इंक्लाइंड होती हूँ कि मतलब
बढ़िया होगा, या फिर अमिताभ सर की की तरह ये है, मुंह फट, कहीं पर भी कुछ बोल देगी, किसी को भी कुछ बोल देगी। तो सी रिजेंबल्स मे बी हर। परसों मैंने इसकी बात कराई राज बब्बर जी से, तो उनका फ़ोन आया था, तो साथ में थी, मैंने कहा बात कराता हूँ। बात कराने का रीज़न ये था कि इसका एक फेवरेट सॉन्ग है, वो उन्हीं पे पिक्चराइजेशन है। अच्छा, तो मैंने जब बात करा, इसमें ओठों से छू लो तुम। हाँ, बहुत ही अच्छा है। क्या तो बात है, ये हमारे हमेशा ज़माने का। हाँ, इनके ज़माने का भी है। तो मैंने जब ये बात कर रही थी, तो मैंने फटाक से उसमें निकाला और वाला गाना लगा के मैंने इसको दिखाया कि तुम इससे बात कर रही हो। तब इसको रियलाइज़ हुआ ये किससे बात कर रही है। तो शी हैज़ दैट काइंड ऑफ थिंग। नहीं, आप में एलिमेंट है। मैं तो, लेकिन मुझे अच्छा क्या लग रहा है कि मैं आपसे पहले मिलता था ना 2000 टोक्यो से पहले, अब बड़ा सीरियस थी। मेरी हमारी एक रिपोर्टर थी, आपसे डर भी गई। आपने बोला था ये सवाल पूछो, ये मत पूछो। बोले नहीं, वैसे तो दिखती नहीं, लेकिन बड़ा सीरियस। अब जुबिन नौटियाल को शूटिंग सिखा के आई है। हाँ? किसको? जुबिन नौटियाल को। अरे बाप रे। नहीं, आप ना बहुत मुस्कुराती हैं। इस बार मैंने कभी आपको टेंशन में नहीं देखा कि ये जाना है, शूट करना है। पहला कोई एथलीट नहीं होता कि पहला इवेंट जिसको मेडल मिल जाए और फिर दूसरा इवेंट है उसके पहले बातचीत करे। तो ये आप में चेंज तो आया है, मैच्योरिटी आई है, लेकिन यू हैव ब्रॉट स्माइल ऑन यू। आई थिंक उसका मेजर क्रेडिट जसपाल सर को ही जाता है, एंड देन डेफिनेटली मम्मी पापा हैं और भाई है। बहुत संभाला उन्होंने। एक चीज़ बताइए, अगर आपको बॉलीवुड का ऑफर आता है, जो मुझे लगता है इधर उधर से आएगा ज़रूर। मुझे लगता नहीं है कि आपको नहीं लगता? हमें आएगा तो ना, आएगा तो। मैं एक्टिंग में तो मैं बहुत अच्छी हूँ आई थी। नहीं बट ये भी शूटिंग है, वो भी शूटिंग है। नहीं यार, मल्टीपल टैलेंटेड है। नहीं, आई एम क्लियर, मुझे शूटिंग ही पसंद है और मुझे शूटिंग ही करना है। ये नहीं होता ना लाइफ में भगवान का आपके मुंह पे सरस्वती बैठी हो, सच हो जाए। नहीं, मुझे मेरा स्पोर्ट बहुत पसंद है और सीरियसली 1-on-1 मुझे आई डोंट थिंक कि कभी और किसी फील्ड में इतना इंटरेस्ट होगा कि मैं अपने शेड्यूल से बाहर जाकर उसको ट्राई करना चाहूँगी।